बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जंग की सूरत-ए-हाल, आज जो लड़ाई लगी हुई है ख़ित्ते में, मशरिक़ वस्ता में, ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में, इसमें पहले मैं बताता हूँ कि ईरान ने क्या किया, फिर आपको बताता हूँ कि इसराइल और अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने 2-3 बड़े टारगेट मज़ीद अचीव किए हैं। नंबर 1 तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो कन्फर्मेशन भी आ गई खबर की कि सऊदी अरब के शहर रियाद में दारुल हुकूमत है, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर और कामयाब हमला किया। उसमें अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद सऊदी अरब में ये CIA का ऑफिस है, जहाँ से CIA ऑपरेट करती है, और यहाँ से वो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इंटेलिजेंस, उसकी शेयरिंग, ये बहुत सारा काम यहाँ से करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमला किया ईरान ने और कामयाब हमला किया है। और ये तो सऊदी अरब के अंदर 2 बड़े टारगेट अचीव किए। इसके अलावा एक जो रडार है अमेरिका का इस रीजन में, उसके बारे में ख़बर आ रही है कोई $1 अरब से ज़्यादा कीमत का वो रडार है, और वो पूरे रीजन में आगाह करता है अमेरिका को और अमेरिका के इत्तहादियों को कि किस किस्म का हमला कहाँ से लॉन्च होने वाला है। उसको भी ईरान ने जुज़वी तौर पे तबाह कर दिया है, लिहाजा वो अब फंक्शनल नहीं है। UAE के अंदर यानी दुबई में कॉन्सुलेट है अमेरिका की, उसके ऊपर ईरान ने एक ड्रोन के साथ अटैक किया है और इसकी बिल्डिंग के अंदर भी तबाही हुई है। वहाँ पे आग भड़क उठी है और लोग वहाँ से फुटेज बना के डाल रहे थे। तो इसराइल के ऊपर लगातार हमले ईरान के चल रहे हैं। वो एक के बाद एक वेव मारता है और मिसाइलों की बारिश उन्होंने की हुई है। वो रोज़ाना सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो इसराइल भेजना नहीं भूलता। इसराइल के वो शहर जिनके बारे में हमेशा से कहा जाता था कि आयरन डोम लगा हुआ है, अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम काम कर रहा है, तो इसराइल के ऊपर कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता। तो वो कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि अमेरिका के और इसराइल के दिफाई निज़ाम को थका कर रख दिया ईरान ने। ये इन्होंने कैसे किया, इसके ऊपर हमने एक अलग वीलॉग करना है। मैं एक वीलॉग कर रहा हूँ कि ईरान ने अपना पूरा का पूरा मिसाइल्स का स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ईरान ने एयरफोर्स क्यों नहीं तैयार की, ईरान ने बाकी महाज़ों के ऊपर इतना काम क्यों नहीं किया, उसने मिसाइलों पे, ड्रोन्स पे, इन चीज़ों पे तवज्जो क्यों दी, और उसकी हिकमत अमली क्यों कामयाब है। इसके पीछे बड़े बड़े हीरोज़ कौन थे जिन्होंने ईरान के लिए ये काम किया, जो ईरान के लिए हीरोज़ हैं। इस पर एक अलग वीलॉग करेंगे, बड़ी तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, आपके सामने रखेंगे। अब इसराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसराइल की जो अहम तरीन बिल्डिंग्स हैं, उनके जो सरकारी दफातर हैं, वो सारे खाली हैं और उनको ईरान एक एक करके तबाह कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इसराइल को होने जा रहा है। इसराइल की बहुत सारी ऐसी साइट्स जहाँ उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उनको भी ईरान तबाह कर रहा है, जबकि रोकने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के मिसाइल को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के ड्रोन को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसराइली शहरियों की हालत इस वक्त ये है कि वो बंकर्स के अंदर चले गए हैं, तहखानों के अंदर उनको भिजवा दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट बनाए हुए थे, वो वहाँ चले गए। कुछ जो सरकार ने बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े बंकर्स, वो वहाँ चले गए हैं तहखानों में। अब वो वहाँ पर जहनी मरीज़ बनना शुरू हो गए हैं। वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि लोग उकता गए हैं जंग से, जिस तरह के धमाके हो रहे हैं और जैसी तबाही की खबरें इन बंकर्स के अंदर पहुँच रही हैं। यानी अगर बाहर तबाही ना हो रही होती और इसराइल कामयाबी के साथ तमाम मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक रहा होता, अमेरिका उसकी मदद कर रहा होता, तो सूरत-ए-हाल कुछ और होती। देखिए ना, अब अमेरिकी इस खित्ते से जान बचाकर भाग रहे हैं। 10,000 अमेरिकी खलीजी ममालिक से और इसराइल से निकलकर वापस जा चुके हैं अब तक की इतला के मुताबिक। और जो फ्लाइट दस्तयाब होती है, जैसे भी मिलती है, अमेरिकन वहाँ से फ़ौरन निकलते हैं। और ये अमेरिका की सरकारी पॉलिसी है कि निकलो यहाँ से जाने बचा के। तो इसराइली ये सोच रहे हैं कि हमने तो उनको लड़ने के लिए बुलाया था, वो अपनी जानें बचा के वहाँ से निकल रहे हैं और हम यहाँ पे बंकर्स के अंदर, ज़मीन के अंदर नीचे बैठे हुए हैं। तो अब ख़तरा और खौफ बढ़ता जा रहा है इसराइल के लिए, जबकि ईरान ने अभी तक अपने वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए जो उनके बहुत ख़तरनाक हथियार कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान की वजारत दिफा का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपने जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल नहीं किए। हम जंग के आगाज़ पर अपने तमाम जदीद हथियारों और आलात को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। ये जनाब कहा उन्होंने। एक और बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा हो गया कि कहीं यहाँ पे एटमी लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि अमरीकी तज्ज़ियाकार बहुत खौफनाक सिचुएशन बता रहे हैं अमेरिका के हवाले से। तो पहले हम बात कर रहे थे जो इसराइली अवाम है, जिन लोगों को घुसा दिया है नीचे बंकर्स के अंदर, वो ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं और एक फोबिया का शिकार हो रहे हैं, जबकि ईरान के शहरी सड़कों पे हैं और वो शहादत की तमन्ना लेकर आ गए। क्योंकि सबसे बड़ा ईरान का जो नंबर 1 शहरी था वो आयतुल्ला खामनाई थे।
उन्होंने शहादत को गले लगा लिया जानते बूझते हुए, और ये वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि खामनेई ये जानते थे कि अब उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी शहादत ईरान के काम आएगी, तो वो शहीद हो गए। अब ईरान के अंदर हर बंदा शहीद होना चाहता है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला हो गया, 167 बच्चियां 12 साल तक की उम्र की, ये 60 साल से 12 साल तक की उम्र की बच्चियां हैं। वॉलीबॉल की 3 टीमें खवातीन की, वो भी शहीद हो गई हमले के पहले ही दिन। 40 के करीब खवातीन थी, लड़कियां थीं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। अभी भी 60 बच्चियां अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें बहुत सारों की जान खतरे में है। इस किस्म का वाकया अगर दुनिया में कहीं भी होता या कोई भी कर देता तो दुनिया की नंबर 1 टॉप खबर बनता और सालों तक इसको डिस्कस किया जाता। 167 छोटी बच्चियां ईरान ने एक साथ दफनाई हैं। इतना बड़ा वॉर क्राइम आज तक हमने, जो तारीख है दस्तयाब तारीख, उसके अंदर यहां नहीं सुना हमने, जो जदीद दुनिया के अंदर अभी अमेरिका ने और इसराइल ने कर दिया है। उसके बाद ईरानियों का सोचने का तरीका ही बदल गया। वो रजीम चेंज ऑपरेशन, वो हुकूमत की मुखालफत, वो सारी चीज़ें चली गई। लोगों ने कहा हम आपस में लड़ते रहें, जो मर्जी करते रहें, हमारे दुश्मन वो हैं जिन्होंने हमारी बच्चियां मार दी। इससे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और ये एक बहुत बड़ी गलती है। और जो खामनेई शहीद ने किया, उसके बाद तो सूरत हाल बिल्कुल ही एक तरफा हो गई है। अब वहाँ पे लोग मौत से डरते नहीं हैं। इसराइल के लिए ये प्रॉब्लम है, उनके शहरी जो हैं वो फोबिया का शिकार हो रहे हैं, अमेरिकन खित्ते से अपनी जानें बचाकर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, बार बार अमेरिकन अटैक कर रहे हैं। और जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली कमेटी थी, उसने जिस बिल्डिंग में इकट्ठे होकर ये इंतखाब करना था, उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया गया। नुकसानात के बारे में अभी तफसीलात नहीं आई, लेकिन यह दावा किया गया कि वहाँ कई लोग शहीद हुए हैं। लेकिन अभी कुछ इतलात आ रही हैं कि कंफर्मेशन इसकी आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर भी दिया है और तकरीबन कंफर्म हो गया है कि नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं ईरान के। अबूरी लीडर थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक आए थे। तो जो नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं वो आयतुल्लाह खामनेई के साहबजादे मुंतखब हुए हैं। इनका नाम है जी मुज्तबा खामनेई। अब इनके बारे में 4 चीज़ें मैं आपको आज बता देता हूँ, फिर तफसील से हम बाद में बात करते रहेंगे। 56 साल इनकी उम्र है। ये आयतुल्लाह खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं और पासदाराने इनकलाब से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये अपने वालिद की तरह, इनके जो अकायद हैं वो उसी तरह के हैं। और चौथी चीज़ ये है कि इनके बीवी और बच्चों के बारे में अभी कन्फर्मेशन नहीं आ रही। कुछ इतलात ये है कि इनकी अहलिया ज़हरा हद्दाद और इनके बच्चे शायद उस हमले में शहीद हो गए जहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई शहीद हुए थे। अभी इसके बारे में पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं है, ये आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल हमला तो कर रहे हैं ईरान के ऊपर, लेकिन उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो साइट्स किधर हैं जहाँ पे ये मिसाइल पड़े हुए हैं या तैयार हो रहे हैं। ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल तैयार करके छुपाए हुए हैं, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ईरान के पास जो लॉन्चर्स हैं वो मूवेबल हैं, यानी वो व्हीकल्स के ऊपर मूव करते हैं कि कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी और एरिया से जाके लॉन्च कर देते हैं। तो जिस एरिया से लॉन्च होता है वो एरिया तो आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन वो एरिया वहाँ से बहुत दूर होता है या किसी दूसरे मुकाम पे होता है जहाँ पे एक्चुअली ये मिसाइल बनाए जा रहे हैं या स्टोर किए हैं। तो अमेरिका उन साइट्स को ढूंढ नहीं पा रहा, और अगर ढूंढ भी ले तो वो ज़मीन के अंदर 500 मीटर तक गहराई में है। अमेरिका की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो दुनिया के बेहतरीन दस्तयाब बम है, जिन्हें अगर ड्रॉप किया जाए तो वो ज़मीन की गहराई तक जाके हमला कर सकते हैं, वो 200-300 मीटर है। ये 500 मीटर या उससे ज़्यादा गहराई के अंदर पहाड़ों के सीने चीड़ के इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना के उनके अंदर पूरी मिसाइल सिटी बनाई हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है, ये रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। अमेरिकन जो है ना, वो माहिरीन भी अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। पहले रिपोर्ट पे बात करते हैं, फिर माहिरीन पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो मंजरकुशी कर रही है और वो ये बता रही है कि ये जंग हथियारों की कीमत और तादाद का खेल बन गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईरानी ड्रोन $20,000 में तैयार होता है और इसे रोकने वाला जो पैट्रियट दिफाई मिसाइल का निज़ाम है वो $4 मिलियन का आता है। यानी $20,000 का एक ड्रोन रोकने के लिए आप $40 लाख का एक मिसाइल इस्तेमाल करें, और बाद औक़ात वो एक मिसाइल से बच जाए तो दूसरा और तीसरा इस्तेमाल करें। तो ये तो एक पागलपन है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बच्चा कंकर मार रहा है और दूसरा बच्चा उन कंकरों को सोने की बॉल्स के साथ रोक रहा है। तो नुकसान किसका होगा इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ईरान अगर 20,000 ड्रोन भेजता है इस लड़ाई के बीच में,
तो उसको रोकने के लिए कम से कम 80